हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर में हम लोग आज पहुंच गए हैं पेपर नंबर 22 पे। 21 पेपर हम लोग लगा चुके हैं और ये पेपर भी 7 दिसंबर का है। इसके पहले वाला भी 21 वाला भी 7 दिसंबर का था और ये पेपर इस समय वाला जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं ये 11:15 मतलब 11:45 से शुरू हुआ था और 12:45 तक का है, मतलब ये नून शिफ्ट का है। ठीक है, और इसके बाद एक इसी दिन में तीसरा और चौथा शिफ्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया होगा आई बिलीव कि। और चलो डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोगों ने किया। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर आपको बताते हैं बातें। तो हम बात ये बतानी थी कि अभी देखो बैकग्राउंड में कुछ काटने की आवाज़ आ रही, कोई मशीन ग्राइंडर जैसे चलने के घर 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 की आवाज़ आ रही है। तो घर के बगल में काम चल रहा है और 2 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि बहुत शोर आ रहा था, इतना तेज़ आवाज़ आ रही थी कि आपको मेरी बात न सुनाई देती। आज थोड़ा दूसरी तरफ है, काम चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ कम है, तो मैंने सोचा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, तो इस वजह से बन नहीं पाया था। शुरू करते हैं, चलो डिस्कशन करते हैं आज का। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी लेकिन मेरी आवाज़ आज ठीक ठाक आएगी। वो काफ़ी दूर है, घर के वो अंदर कमरे में कर रहे हैं तो कुछ आवाज़ आएगी लेकिन उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। कल परसों में तो फिलहाल बहुत हो रहा था, बना नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं किस चीज़ का है। ये है इडियम का। भैया इडियम है तो मेन इडियम क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक, पढ़ो, लिखा है क्या? द एमडी ऑफ द कंपनी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाई टेलिंग हर सेक्रेटरी हु गॉट मच कोवेटेड प्रमोशन। ठीक, अब यहाँ बताना क्या है आपको, जो अंडरलाइन क्या हुआ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या होता है? तो बैग में क्या है, एक बिल्ली बैठी हुई है और वो बिल्ली बैग के बाहर आ जाती है। ठीक, मान लीजिए कि आप एक बैग में बिल्ली लेके जाते हैं और वो सीक्रेट होगा, बैग में आप बिल्ली लिए हैं, ये एक सीक्रेट है। तो बिल्ली बीच में क्या हुई, बैग से बाहर निकल आई, तो वो सीक्रेट क्या हुआ, बाहर आ गया। तो आपने निकाला नहीं, अपने आप ही निकल आया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब ये होता है कि जब हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि जिसको हम सीक्रेट रखना चाहते थे वो भेद खुल गया। ऐसे हम जानबूझकर किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी को राज नहीं बता रहे हैं, बातों बातों में मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, उसी को कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आप ऑप्शन देखो, लिखा है सीक्रेटली कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है हम उस बात को सीक्रेट रखे हुए हैं। ठीक, ये तो नहीं होगा। ओपनली कन्फेस, खुलेआम इस बात को एक्सेप्ट करना, ये भी नहीं होगा। तीसरा है टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन, मतलब कोई जो राज है, कोई सीक्रेट है, वो लोगों को पता चल जाए, यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, मतलब मेरा मन नहीं था, हम चाहते नहीं थे ऐसा पर ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्रिएटिंग ए फॉल्स स्टोरी ये सब होगा नहीं, तो पहले वाले का ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड वाला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग गलत है इसमें बताओ? लैंग्वेज की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है। और डिस्कशन, हाँ इसमें गड़बड़ हुआ है। तो डिस्कशन की स्पेलिंग एक्चुअली क्या होती है, इसमें होता है DIS, पहले ये हो जाएगा, फिर CUSS होगा, CUSS होगा, उसके बाद ION होगा। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है ये पता है? ये डिस्कशन में जो SS होना चाहिए था वही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। एल्टीट्यूड की भी स्पेलिंग सही है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होता है, HEIGHT, हाइट। ये ज्योग्राफी में ऐसे यूज किया जाता है एल्टीट्यूड। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? लंबवत, ऐसे कोई चीज़ ऐसे ऐसे होता है तो हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल होता है, लंबवत होगा। इसकी भी सही है। ठीक, तो लैंग्वेज की मीनिंग क्या होती है पता है? लैंग्वेज का मतलब होता है ना, किसी को वीकेंड कर देना, किसी को कमजोर कर देना, ये होता है लैंग्वेज। ठीक है, आंसर मिला आपको कि नहीं मिला? फिर से बताओ एक बार फिर से। ये डिस्कशन की स्पेलिंग गलत है, जो यहाँ पे सिंगल एस है वो डबल एस होना चाहिए था, तो दूसरे वाले का आंसर दूसरा वाला हो गया। आगे बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन में। और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मतलब मिलता जुलता वर्ड आएगा, देखना है आपको। ये आपको खाली जगह भरनी है। लिखा है ब्रेडी स्ट्रेटेंड, ब्रेडी कोई है, स्ट्रेटेंड मतलब सीधा किया, द डैश बैटन इन द हैंड, बैटन है। तो बैटन का मतलब जानते हो क्या होता है? एक पुलिस कार्रवाई में सुना होगा बैटन चार्ज।
तो बेटन चार्ज का मतलब जानते क्या होता है? लाठी चार्ज। जब दंदना के प्रति है वो होता है बेटन चार्ज में, तो लाठी चार्ज। एक रेस होती है, रिले रेस होती है, इसमें बेटन होता है। एक रेसर आगे आगे दौड़ता है, हाथ में एक क्या होता है, एक मसाल टाइप का, एक डंडा टाइप का लिए होता है, वो लेके दौड़ा जाता है, वो दूसरे को पकड़ाता है, वो फिर दौड़ के आगे जाता है, दूसरे को वो अगले वाले को पकड़ा देता है, ये बेटन चार्ज होता है। तो यहाँ बेटन है, बेटन का मतलब यहाँ पे चलो मैं यही ले लेता हूँ, लाठी है या फिर ऐसा ही समझ लो कि डंडा है, कुछ ऐसा ही इन हैंड, ठीक है। अब ये लाठी या डंडा कैसा होगा बताओ? वुडन, लकड़ी का होगा। वेरी गुड, ये तो सही लग रहा है। ओपन डंडा, ये ओपन डंडा नहीं हो सकता, चार्ज डंडा नहीं होगा और स्विंग डंडा नहीं होगा। डंडा कैसा होगा बताओ? लाठी या डंडा कैसा होगा? वुडन होगा, लकड़ी का होगा। लगाओ, वही सबसे सुटेबल वही बैठ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये फिर से खाली जगह भरो। लिखा अ फेंट मिस्ट। फेंट का मतलब, एक तो फेंट मतलब बेहोश हो जाना होता है, तो आदमी के सेंस में लगेगा, या जीवित लोगों के मतलब सजीव के सेंस में लगेगा, तो फेंट का मतलब बेहोश होना। मिस्ट क्या मतलब है? एक धुंध है। मिस्ट क्या होता है? ये है एक धुंध, ठीक है। तो एक पतली सी धुंध छाई हुई है। डैश ओवर द वैली मतलब घाटी पे, घाटी के ऊपर एक पतली सी धुंध सी छाई हुई है। अब छा जाने के लिए क्या करोगे? और ऐसा वर्ड लगाना जिसके बाद ओवर लग सकता हो। तो छा जाने के लिए क्या करोगे? स्वेड ओवर नहीं, हैंगओवर, हाँ ये हो सकता है। हैंगओवर का मतलब क्या हुआ? अरे वो वाला हैंगओवर नहीं जिसको समझ रहे हो। एक हैंगओवर होता है, शाम को पी लिया, सुबह तक जो उसका खुमार चढ़ा हुआ है, वो वाला हैंगओवर हो जाता है। तो यहाँ उस हैंगओवर की बात नहीं है। ये हैंगओवर का मतलब छाया हुआ, कवर किए हुए, ठीक है ना, घेरे हुए। और एक डेंगल, डेंगल का मतलब भी होता है ये जिसे लटकता हुआ हो जाता है ना, जैसे कि मान लो दीवार से कोई चीज़ ऐसे लटक रही हो नीचे की ओर, उसको कहते हैं डेंगल। स्वंग, वही स्विंग का मतलब थर्ड फॉर्म होता है, स्विंग, स्वंग। स्वंग होता है ये झूलने के लिए लगता है, वो नहीं लगेगा, ये हंग लगेगा। हैंगओवर होता है, और हैंगओवर मतलब छाया हुआ, ठीक है, तो ये हंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया है अंडरलाइंड जो सेगमेंट है उसका मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड लगाना है, ठीक है। तो पहले ये सेंस ले लो, ही इज़ इन डेप्ट। ही इज़ इन डेप्ट, वो कर्ज में है, मतलब काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग गया वो कहना क्या चाह रहे होंगे। अब वो कर्ज में है, क्यों कर्ज में है? ड्यू टू, ड्यू टू हो गया, ड्यू टू हिज जुडिशियस स्टेट ऑफ एंड हैबिट्स, सॉरी टेस्ट लिखा है, ड्यू टू हिज जुडिशियस टेस्ट एंड हैबिट्स। वो अपनी जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब समझ रहे ना, बहुत ही उचित होता है, बहुत ही न्यायप्रिय होता है, अपने बहुत ही उचित, बहुत ही प्रॉपर टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट, रुचियाँ, और हैबिट्स मतलब आदतों के नाते वो कर्ज में। अगर आदतें उचित होंगी, अच्छी आदतें होंगी, तो कोई कर्ज में नहीं डूबेगा। समझ में आई बात? कर्ज में डूबने का मतलब हुआ कि उनकी आदतें फिजूल खर्ची वाली हैं, तभी तो कर्ज होगी। ठीक है, आ जाओ, हिंट तो आपको मिल ही गया कि आपको क्या करना है इसमें। जुडिशियस टेस्ट को हटाना ही पड़ेगा वहाँ से। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल मतलब मितव्ययी होता है, बहुत समझ समझ के पैसा, बहुत समझदार आदमी बहुत कम पैसा खर्च करता है, बहुत सोच समझ के खर्चा करता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये होगा तो कर्ज नहीं होगा। मॉडरेट मीडियम में आ जाएगा, नहीं लगेगा। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या हुआ? फिजूल खर्च की आदत होगी तो आदमी डेप्ट में आ ही जाएगा। तो ये थर्ड वाला मोस्ट अपीलिंग है। एफ्लुएंट का मतलब क्या हुआ? एफ्लुएंट मतलब अमीर होता है, तो अमीर टेस्ट होता है क्या? बोलो, अमीर टेस्ट नहीं होता, एक्स्ट्रावेजेंट टेस्ट होता है। जो हमारी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स रिच नहीं होती हैं, ठीक है, आदमी रिच होता है, हैबिट के लिए एफ्लुएंट नहीं लग सकता है। क्या लगेगा? एफ्लुएंट, सॉरी एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट होती है, ठीक है, फिजूल खर्ची की आदत होती है, तब कर्ज में डूबेंगे। तो हर ओर से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला है, ठीक है। तो उसमें मान लेने में क्या हर्ज है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये है इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट में क्या क्या करना होता है? पहले आप सेट टू देख लीजिए, ये सेट टू दिया हुआ है, सब में पूरे में टोल्ड लगा हुआ है, एकदम करेक्ट है। इन्वर्टेड कामा की जगह सब में दैट है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यू किसके लिए लगा है? मी के लिए लगा हुआ है, तो सब में आई लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके आगे बढ़ो, दिक्कत कहाँ आएगी? तो यहाँ तक जरा मैं क्लियर कर लूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। सब में
अब इस विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो फिलहाल ये माइट और ये विल, ये दोनों कट गए, दो का काम तमाम हुआ। इसके बाद क्या संभावना है, इसके बाद आपको क्या लगाना है, टुमारो लगाना है। टुमारो के लिए क्या लगाओगे आप, टुमारो के लिए भैया दैट डे लगता है, नहीं, टुमारो दैट डे टुडे के लिए लगता है, ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास एक चांस बचा हुआ है, कौन सा, ये द नेक्स्ट डे वाला। क्लियर हो गया। तो ये थर्ड वाला ही है जो हर मामले में सही होगा, वरना पहले में, दूसरे में और चौथे में गलतियां निकल चुकी हैं। तो हो गया हमारा आंसर कौन सा, थर्ड। आज इत्तेफाक की बात है, सब थर्ड थर्ड ही क्यों हो रहा है, हमको क्या करना है। चलो अगला करो। इसमें कह रहे हैं कि सेंटेंस को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। करो। लिखा है द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन। पेशेंट रिमेंबर्स, पेशेंट को ये याद है कि हिज सन टेकिंग हिम, यहाँ एक वर्ब लगाई, टू द टेम्पल, कि उनका बेटा उनको मंदिर ले गया था। तो इसको हम दो तरह से, एक कैसे तरह से बना सकते हैं, इसमें क्या होगा, पेशेंट यहीं रखा जाएगा, रिमेंबर्स यहीं रखा जाएगा। चेंज कहाँ होगा, इस टेकिंग का चेंज होगा। टेकिंग का क्या हो जाएगा, टेकिंग का हो गया बीइंग टेकन, और हिम जो है वो यहाँ आएगा और हिज सन जो है वो यहाँ जाएगा। तो क्या होगा, द पेशेंट रिमेंबर्स, उसके बाद हिम। अब हिम लगाने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ आ जाएगा हिम यहाँ पर, तो पेशेंट रिमेंबर्स हिम, और पेशेंट और हिम एक ही है तो हिम हटा दिया जाएगा। पेशेंट रिमेंबर्स, और यहाँ टेकिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग टेकन। पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन, टेकन कहाँ ले जाया गया, टू द टेम्पल, और जो उनका बेटा ले गया था तो बाई क्या होगा, बाई हिज सन बाद में लगा लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस पैसिव वॉइस है, कोई बात नहीं है। करो। तो पेशेंट रिमेंबर्स है, शुरू में चारों में देखो, पेशेंट रिमेंबर्स चारों में लगा हुआ है। अब हिम लगाने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो हिम है और ये पेशेंट दोनों एक ही हैं, तो हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बीइंग टेकन, देखो पहले बीइंग टेकन इसमें दिया है, वाज टेकन इसमें दिया है, बीइंग टेकन इसमें दिया है, लेकिन हिमसेल्फ लगा दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ केवल टेकन टू लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बीइंग टेकन का, पहला वाला। बात खत्म हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो पढ़ो। लिखा हुआ है इट नॉट ओनली डिस्टेंसेस द एडिक्ट फ्रॉम हिज या हर सोशल सर्कल्स। ये एडिक्ट मतलब नशेबाज को ना केवल उसके सोशल सर्कल से दूर करती है, बट आल्सो इम्पैक्ट्स देयर प्रोडक्टिविटी बैडली, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत बैडली प्रभावित करता है। दो बातें हो गई। ठीक है, ये चीज़ एडिक्ट्स को ना केवल उनकी सोशल सर्किल से दूर करता है, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। अब ये कौन है, इसको ढूंढना पड़ेगा। पीपुल बिगिन ड्रिंकिंग, लोग पीना शुरू करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, केवल इसीलिए पीना शुरू करते हैं, और ग्रेजुअली मेक इट अ हैबिट, और धीरे धीरे इसको क्या बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं। दो हो गया। एडिक्शन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, इंक्लूडिंग एल्कोहलिक एडिक्शन, इम्पैक्ट्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। ये किसी इंडिविजुअल की लाइफ के सारे एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। तो और यहाँ ए वाले में क्या दिया हुआ है, किन किन एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, तो सी के बाद क्या ठोक दें, ए, सी के बाद ए लगेगा, ये बात तय हो गई। सी के बाद ए लगा है। सी में कहा कि किसी भी तरह का एडिक्शन हो, वो आदमी के हर एस्पेक्ट, लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा, और उसी के बाद ए में सारे एस्पेक्ट बता दिए, तो सी के बाद ए होना चाहिए। ढूंढते हैं सी ए, देखो इन दोनों में सी ए दिया हुआ है, इन दोनों में सी ए नहीं दिया है, तो ये दोनों तो गए काम से, इनकी कहानी लग गई। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे लिखा है वंस इट बिकम्स अ हैबिट। अच्छा, तो इसके पहले कहाँ हैबिट हुई थी, यहाँ पर हैबिट की बात हुई थी, बी में हैबिट की बात हुई थी, और यहाँ कहा वंस अब इट बिकम हैबिट। और जब एक बार ये आदत बन जाती है, वही आदत दोहराई जा रही, बी के बाद वाली आदत डी में दोहराई जा रही, तो एक पेयर क्या हो गया, बी और डी का हो गया, मतलब एक सी ए का हो गया, एक बी और डी का हो गया। तो आगे कह रहे हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर मच टू चेंज इनटू एन एडिक्शन, तो इसको एडिक्शन बनने में देर नहीं लगती थी, यहाँ एडिक्शन शुरू हुई है। ठीक है, तो अब इसी एडिक्शन के बाद हम ये वाला एडिक्शन लगा लें तो क्या दिक्कत है, सी वाली एडिक्शन। ठीक है ना, तो क्या बना, पहले बी डी कर लेते हैं, बी डी के बाद डी में चूंकि एडिक्शन है, सी में भी एडिक्शन है, तो डी के बाद सी ए कर लीजिए, बन गया कॉम्बिनेशन।
ठीक है, चलिए एक बार आपको फिर से समझाते हैं। देखो सी में बात हुई है किसकी, सी में एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की बात हुई है और ए में उन सारे एस्पेक्ट्स को दिखाया है, ठीक। और बी में क्या है, बी में एक हैबिट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार आदत पड़ जाए तो ये हो जाता है। तो बी की जो हैबिट है, बी वाली हैबिट को डी में एक्सप्लेन किया गया और डी के बाद डी में जो बात आ जाती है, इन्होंने कहा कि एक एडिक्शन है यहाँ पे और इस एडिक्शन को कंटिन्यू किया जा रहा है किसमें, यही वाला जो एडिक्शन है यही कंटिन्यू किया जा रहा है सी में। तो इसके बाद सी हो जाएगा और सी में जो जिन लाइफ के एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है ए में, तो बी डी सी ए होगा, तो ये वाला हो गया, तीसरा वाला बन गया ना। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लगाना हो तो मतलब 20 सेकेंड में हो जाएगा, समझाना होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आ जाओ 9वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्या है, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सनल सिन। किसी जब मतलब कोई आदमी पाप कर लेता है तो उसको जो माफ़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल फॉरगिवनेस जो होता है वो क्या है। ठीक है, कितने ऑप्शन दिए हैं, एब्सोल्यूशन है, एब्सोल्यूट होता है एक वर्ड ना, एब्सोल्यूशन, और एक वर्ड दिया है एवल्यूशन, एवल्यूशन हुआ। दूसरा क्या, एब्सोल्यूटिज्म है और उसका क्या अगला क्या, फॉरगिवनेस हो गई। तो फॉरगिवनेस माफ़ी तो होती है, लेकिन कैसी माफ़ी होती है, जिसे हम में और सामान्य लोगों में हो जाती है, उस वाली माफ़ी को कहते हैं। पापों की माफ़ी वाली बात थोड़ा अलग टाइप की हो जाती है। ये फॉरगिवनेस गलतियों के लिए होती है, पापों के लिए नहीं लगती है। तो ठीक, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एवल्यूशन, ठीक है सॉरी गलत पढ़ दिया, एवल्यूशन ये एब्सोल्यूशन है। तो एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूटिज्म और एवल्यूशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, ये जानने के बाद ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। ये तो फिलहाल नहीं होगा। अच्छा, देखने में लालच तो ये दे रहा है बहुत तगड़ी वाली, यहाँ फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ फॉरगिवनेस दे दिया है ऑप्शन में, तो ज़्यादातर लोग तो लगा देंगे उसको। लेकिन ये पापों का फॉरगिवनेस है, इसलिए इस वाले फॉरगिवनेस से काम नहीं चलेगा। तो इन तीनों में कौन फॉरगिवनेस से रिलेटेड है, पापों को माफ़ करने से रिलेटेड है, चलिए जानते हैं तीनों की मीनिंग। ठीक, तो देखो एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन मतलब क्रिश्चियंस में एक परंपरा है। ठीक है, हम लोगों में भी है, लेकिन क्रिश्चियंस में एक परंपरा है कि जब कोई जिसे पाप वाप किया होता है तो चर्च में जाकर के वो अपने पापों की माफ़ी मांगता है और उसको सार्वजनिक रूप से माफ़ किया जाता है, तो वो एब्सोल्यूशन है। तो ये आंसर तो फिलहाल यही हुआ आपका। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है एवल्यूशन। तो ये एवल्यूशन क्या चीज़ है, एवल्यूशन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को धोना, वॉश आउट करना। जैसे मान लीजिए नहा रहे हैं आप, मान लो शरीर में थोड़ा कुछ मतलब मिट्टी उट्टी लग गई है, कीचड़ उचड़ लग गया, तो आप नहा रहे हैं या धो रहे हैं, उस चीज़ को एवल्यूशन होता है। ठीक है, तो बाथ नहाना होता है वो ऐसे ही, मतलब आप मिट्टी उट्टी नहीं लगी है तब भी नहाते हैं, वो वाली बात हो गई, लेकिन ये धोने के लिए नहाते हैं, तो वो हो गया। एब्सोल्यूटिज्म जानते हो, ये डिक्टेटरशिप होती है। एब्सोल्यूटिज्म पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, ये है डिक्टेटरशिप। ठीक है, तानाशाही हो जाती है। फॉरगिवनेस तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको बताना है डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट में बना हुआ है। तो यहाँ देखो सेक्रेटरी एस्योर, ये ध्यान रखना, एस्योर में एस लगा है, मतलब सेज होना चाहिए। ऑडियंस को ये कहते हैं, दैट की जगह इन्वर्टेड कामा होगा कि ही या सी। ही या सी कौन हो गए बताओ, ही या सी का मतलब क्या होगा, सेक्रेटरी हो गए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा आई। उसके बाद इज गोइंग टू, इज में तो फिर इज ही में होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट में है। इज गोइंग टू हेल्प देम, ये देम कौन हो गए, देम हो गए हमारे ऑडियंस, और ऑडियंस का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या लगा होगा, यू लगा होगा। इतने में आ जाओ। ठीक, तो यहाँ सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी सेज टू द ऑडियंस, यहाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, यहाँ तो ठीक है, आई के साथ आई एम लग गया है, क्लियर हो गया। दूसरे में आ जाओ, द सेक्रेटरी सेज टू द ऑडियंस आई विल, विल, अब भैया यहाँ पे इज है तो आप इसका विल कैसे बना दोगे, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ आई एम गोइंग टू हेल्प यू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, सेड लगा दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, और आगे देख लो, यहाँ सेक्रेटरी सेज टू द ऑडियंस, यहाँ आई वाज लगा हुआ है, तो वाज कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट होता तो कोई बात भी थी, तो ये गलत हो गया। फिर एक ही ऑप्शन बचा आपका पहला वाला, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एंटोनियम बताना है, किसका बताना, इसका बताना है। ये है आपका कंसेंट वर्ड, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पढ़ ही लेते हैं, जब दिया ही है तो क्या करना है।
लिखा है कि कंस्ट्रक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इनटू बिल्ट एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको बिल्ट एनवायरनमेंट में चेंज करने में कंस्ट्रक्शन की बड़ी भूमिका होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो प्राकृतिक रूप से था, बिल्ट एनवायरनमेंट मतलब आप मल्टी स्टोरी बना लेते हैं और ओवरब्रिज वगैरह बना लेते हैं, सड़क वगैरह बना लेते हैं, तो ये बिल्ट होगा। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और मेनी कंसिडरेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस कैन अप्लाई बिफोर अ प्रोजेक्ट इज गिवन कंसेंट। और जब भी किसी प्रोजेक्ट को कंसेंट दिया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है, तो बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं उस पर। टू प्रोसीड इन टर्म ऑफ हाउ इट में इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, ये देखा जाता है कि कैसे ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये नेचर को, एनवायरनमेंट को कितना प्रभावित करेगा। तो कंसेंट का मतलब एक तरफ से क्या हो गया, अप्रूवल हो गया ना, सहमति देना या किसी निर्माण कार्य को पास कर देना, अप्रूवल हो गया। तो इसका बताना क्या है, आपको एंटोनीम बताना है। एंटोनीम में आ गया, एक दिया है बाइकरिंग दिया हुआ है, एक्सपल्सन दिया हुआ है, इंट्रोडिक्शन दिया हुआ है और डायरेक्टिव दिया हुआ है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक, तो बाइकरिंग का मतलब जानते हो, बाइकरिंग का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर बहस करना, जरा मामूली सी बात हो, कलह करना, झगड़ा करना, ये हो जाता है। एक्सपल्सन निकाल देना हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन का मतलब जानते हो, ये होता है प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ पर। क्या हो जाएगा, ये प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट करना या रेफरेन करना, ये हो जाएगा। डायरेक्टिव तो निर्देशात्मक होगा। अप्रूवल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंट्रोडिक्शन हो जाएगा। अप्रूवल का क्या हो जाएगा, प्रतिबंध। अप्रूवल मतलब ठीक है जवाब बना लो, और इंट्रोडिक्शन का मतलब नहीं, रोक लगा दिया उस पर। तो आंसर इसका थर्ड वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या, एडियम है आपका। तो एडियम क्या है, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, किसी चीज़ की मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपने देखी और उसको देख कर ही उसकी वैल्यू लगा ली है। उसमें कुछ मतलब नकलीपन नहीं है, उसमें ओरिजिनल है। जो कुछ भी दिखाई देता है ओरिजिनल दिखाई देता है, उसमें कोई डिस्प्यूट या कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उसमें कोई विवाद नहीं है। जो शकल पे दिखता है, जो ऊपर से दिखाई देता है, वही अंदर भी है। एकदम से ट्रू या जेन्युइन कह सकते हो। ये चीज़ क्या होता है, उसमें क्या होगा, एकदम से ट्रूनेस होती है या एकदम जेन्युइन होगा वो। तो चलो आंसर देखते हैं। नॉट लाफ आर चेंज, ये हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपियर्स। ठीक है, ये हो गया, दूसरे वाले की संभावना बनी। तीसरा देखो, सो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग बाई मेकिंग एन अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन, ये तो होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की अपीयरेंस के अकॉर्डिंग। तो बताइए इसमें आंसर क्या, तो इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एंटोनीम बताना है किसका, अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो सही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी हर कोई पाना नहीं चाहता, जिसकी हम इच्छा नहीं करते। ठीक है, तो लिखा इट इज़ अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग फॉर फ्यूचर यूज। तो मतलब ये फ्यूचर यूज के लिए अपनी कमाई का एक पार्ट आप इन्वेस्ट कर दीजिए, अनडिजायरेबल है, मतलब हम इसकी सलाह आपको नहीं देते। तो एंटोनीम बताना है इसका। मीक का मतलब होता है दब्बू, डरपोक टाइप का, ये आदमी के कैरेक्टर के लिए आता है। अनएडवाइजेबल, अनएडवाइजेबल तो सिमिलर हो जाएगा ना, अनडिजायरेबल अनएडवाइजेबल हो जाता है। फुलिश मूर्खतापूर्ण, एडवाइजेबल इसका एंटोनीम हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। अनएडवाइजेबल साइनोनिम हो जाएगा, एडवाइजेबल एंटोनिम हो जाएगा। तो यही वाला चौथा वाला आंसर लगा दो, क्लियर हो गया। अनडिजायरेबल में तो अनएडवाइजेबल। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं कि करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है आपको। एक्टिव फॉर्म किसकी, देखो यहाँ लिखा है कि माई कैफे हैज़ बीन रीविजिटेड बाय मेनी टूरिस्ट। तो ये बाय मेनी टूरिस्ट को आप पहले कर लो, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। पैसिव से एक्टिव बनाओगे, बीन हट जाएगा। इतने में चलो ढूंढो, मेनी टूरिस्ट है तो टूरिस्ट प्लूरल हो गया, अब हैज नहीं लगेगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। ये डेट कहाँ से आ गया इनकी, तो और ये रीविजिटेड पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्या हो गया, यही एक में हैव दिया हुआ है, तो ये दूसरा वाला आंसर हो गया। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 पर। तो ये आया 15, फिर से क्या होगा, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये ले लो। इसमें क्या लिखा हुआ कि कैंप्स रेडिलीज लिखा है, कैंप्स रेडिलीज आर। तो अब आर के बाद क्या लगाओगे भाई, देखो इसके बाद लिखा हुआ कि यूजुअली फाउंड इन शोर, इन नियर शोर एंड
ये तो लग गया ना, ये नियर शोर एंड इन शोर, तो पी के बाद तो क्यू ही लग रहा है, एकदम फिक्स हुआ पी के बाद क्यू। पी के बाद क्यू कहाँ है, यहाँ पी के बाद क्यू है नहीं, यहाँ क्यू के बाद पी है, यहाँ पी के बाद क्यू है नहीं, यहीं पी के बाद क्यू है, एक आंसर, बस हो गया, काम खत्म आपका। ठीक है, पी के बाद क्यू लगेगा, क्योंकि देखो आधा उस तरफ दिया, आधा इस तरफ दिया, समझ तो गए होंगे, फिर बता दे रहा हूँ। ये एंड लगा हुआ है, एंड के पहले नियर शोर है और एंड के बाद क्या है, इन शोर है, यही दोनों लगाना ही है। अब और कुछ पूरा चाहे पढ़ डालो चाहे ना पढ़ डालो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो दूसरा भी देखोगे ना, देखो वाटर्स ऑफ नॉर्दर्न के बाद नॉर्दर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी तो ठीक हो रहा है। और ये विच किससे कनेक्ट होगा, वाटर्स से। देखो वाटर्स प्लूरल है, उसी के साथ विचार लगेगा, पी पूरा पी क्यू आर एस कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो इसमें, अब तो सेट हो गया वो। 15 के बाद आ जाते हैं किसमें, 16 नंबर पे। ठीक है, ये 15 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना है आपको, प्रीपोजिशन जिसमें बहुत सही यूज़ किया गया हो वो बताओ। तो अशोक वाज एट द, सब में लिखा है अशोक वाज, उसके बाद बस स्टॉप भी लिखा है, अशोक वाज एट द बस स्टॉप या टू द बस स्टॉप या ऑन द बस स्टॉप या इन द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस होता है, इसके लिए क्या लगता है, एट द बस स्टॉप। टैक्सी स्टैंड, स्टेशन, बस स्टॉप, टी शॉप, इन सब के लिए क्या लगता है, एट लगता है, ऑन वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला आंसर। ठीक, इसको अच्छे से समझना हो तो मेरा एट ऑन इन कैसे यूज किया जाता है, एट ऑन इन का इस पर एक वीडियो में बना के रखा हूँ, एक वीडियो पूरा एट ऑन इन पर है, प्लेस के लिए देख डालिए, हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है ना, तो अब ये तो इन्होंने अंडरलाइन कर ही दिया है, तो करना क्या है हमको, फिर ढूंढना क्या था, बातें खत्म हो गई। इसकी सही स्पेलिंग कौन सी होगी ये बतानी है। तो पहले देखो इसकी स्पेलिंग होगी क्या, पहले तो आप कान पकड़ लो, अपना कान पकड़ लिया, उसके बाद वेल लगा लो, VALE हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेंस, सेंस में क्या होगा, SC, यही गड़बड़ होगी, SCENCE, ये लगा लो आप जहाँ पे मिल जाए, ये SCENCE। तो ढूंढो, तो यहाँ पर केवल C लगा हुआ है, गलत हो गया। यहाँ पर SAE लगा हुआ है, गलत हो गया। इसमें SCENCE लगा हुआ है, यही ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। ठीक है, आओ 18 पे आ जाओ भैया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। एंटोनियम बताना है किसका, ये दिया हुआ है नॉन चाइलेंट। ठीक है, तो नॉन चाइलेंट का मतलब क्या होता है, देखो लिखा है द एक्टर वाज रिडिक्यूल्ड, तो एक एक्टर है उसका बड़ा मजाक उड़ाए लोग, किस बात पर, नॉन चाइलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हर वर्क। तो उसके मतलब उसके काम के, जो एक्टर थी उसके काम के प्रति उसका जो एटीट्यूड था वो बड़ा नॉन चाइलेंट था। नॉन चाइलेंट मतलब क्या होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है, मतलब एक तरह से तटस्थ टाइप का होता है, मतलब हमको क्या कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, इस तरह का होता है। तो अब नॉन चाइलेंट एटीट्यूड का मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका हो जाएगा कि हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक, तो अनकंसर्न तो सिमिलर हो जाएगा। और बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है ना, बहुत शोरगुल मचाने वाला, जैसे मतलब ऐसे नहीं होता, कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, जैसे क्रिकेट देख रहे हैं, कहीं मतलब बाउंड्री लगी तो इतना तेज चिल्लाएंगे ना, पूरा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा, वो बॉइस्टरस लोग होते हैं। तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, जब हम उस चीज़ पर विचार करते हैं, सोचते हैं, तो ये कंसिडरेट लग जाएगा, इसका अपोजिट नॉन टैलेंट का। अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब हम पिछली चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, ये यहाँ पे लगाना नहीं है। अब आ जाओ 19 पे। तो ये 19 रहा आपका, तो 19 में क्या बताना है, एरर। देख के तो यही लग रहा है, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर, अच्छा एरर नहीं है, ये जम्बल्ड है, मिस्टेक हो गई, जम्बल्ड है ये, मतलब मार्क देख के ना लगाना भाई उल्टा पुल्टा कर दिया, इसको सही करो आप। तो क्या लगा है, आ ग्रेट ट्रांजिशन, आगे लिखा है मार्क्ड, आगे लिखा है द 20th सेंचुरी, उसके बाद फॉर मैनकाइंड। तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, लिखा होगा कि द 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी मार्क्ड, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है ना, तो 20th सेंचुरी मार्क्ड। अब आगे लिखा है अ ग्रेट ट्रांजिशन 3 हो गया, फॉर द मैनकाइंड 4 हो गया। तो चलो शुरू करो, कहाँ पे मिलेगा, द 20th सेंचुरी मार्क्ड अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड, तीसरा वाला आंसर सही होगा। ये तो बड़ा आसान था, इसे सीधा लगाना था, वर्ब के पहले क्या होगा।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक। क्या होता है 21 से 25 तक आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अरे नहीं, अभी 20 बाकी ही है ना, तो अभी तो क्वेश्चन नंबर 20 बाकी है जी, ये कहाँ हुआ, हाँ नहीं तो एक तो छूट जाता। 20 में एंटोनिम बताना है किसका, पैसिफाई का। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा उस्सा चढ़ा है उसके गुस्से को शांत करना। ठीक है, ये हो गया पैसिफाई। तो एसवेज का मतलब भी होता है पैसिफाई करना, ये क्या हो गया, साइनोनिम हो गया। प्लेकेट का मतलब क्या होता है, साइनोनिम हो गया। क्वेल का मतलब क्या होता है, दमन करना किसी का, मतलब किसी को दबाना, दमन करना, कुचलना हो जाएगा, तो ये तो लेना देना नहीं। अग्रावेट का मतलब क्या होता है, भड़काना। ठीक है, गुस्सा लगी है तो उसमें थोड़ा सा मुंह चढ़ा दिए तो क्या हो गया, भड़काना हो जाएगा। तो अग्रावेट क्या हो गया, ये एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ये एंटोनिम हो गया। अग्रावेट करना, आग में घी का काम करना। एसवेज और प्लेकेट का मतलब क्या होता है, आग में पानी डालना, मतलब वो शांत करना। ठीक है, तो समझ गए है ना, एंटोनिम कौन सा होगा, एग्रावेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 के बीच में। तो क्या होता है आपको पता ही है कि ये देखो ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या होगा कि ये जो ये पैराग्राफ में 5 जगह खाली हुई हैं, इन्हीं को भरना है। सही जगह पर कौन क्या लगेगा, एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन के एक राजा थे चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट का टाइमिंग क्या था, चार्ल्स फर्स्ट का टाइमिंग था 1625 से लेकर के 1649 तक इन्होंने राज किया था। 1649 में कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट आ जाती है, ओलिवर क्रॉमवेल ने मार दिया था इनको। तो ये चार्ल्स फर्स्ट का टाइमिंग है, यही दौर है 1625 से 1649 का टाइम है करीब। इंडिया में हमको लगता है ये शाहजहां या जहांगीर का टाइम रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर करो यहाँ पे, फिर पढ़ते हैं। तो ब्रिटेन में एक राजा हुए थे चार्ल्स फर्स्ट, हैड डैश अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर। उनको अपने फादर से ही, मतलब जब ये राजा बने तो बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी इनकी फाइनेंस। इनके फादर कौन से पता है ना, जेम्स फर्स्ट थे। तो जेम्स फर्स्ट से इनको विरासत में क्या मिला था, बहुत ही डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन मिली थी। तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है तो उसको क्या कहते हो, उसको ये कहते हो ना इनहेरिटेड, है कि नहीं। डिवाइस का मतलब क्या होता है, कोई काम करने के लिए जब हम उपाय करते हैं तो वो उपाय, यहाँ तो उपाय तो हुआ नहीं है, कर्जा मिला है, ओल्ड नहीं होगा यहाँ पे, क्या है, जेनेटिक नहीं, जेनेटिक बीमारियों वगैरह के लिए या किसी फिजिकल क्वालिटी के लिए लगता है, कर्ज वर्ज के लिए क्या होगा, इनहेरिट किया इन्होंने फादर से, तो पहले में इनहेरिटेड लग गया। आगे कहो कि लिखा है हिज पीरियड सा अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उनके ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ही वांटेड टू डैश मनी, ही वांटेड टू डैश मनी। अब बताओ कि किसी के ज़माने में महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो पैसा खड़ा करना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि ढेर सारा पैसा है तो इस महंगाई से निपटा जाए। देयरफॉर इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही डैश क्रिएटिंग अ टाइटल ऑफ बैरोनेट। बैरोनेट एक पदवी होती है, ये पदवी उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या होगा, शुरू किया। शुरू करने के लिए ही बिगेन या स्टार्टेड ऐसा कुछ लगेगा। बैरोनेट की पदवी उन्होंने क्रिएट की और उसको, इस पद को बेचना शुरू कर दिया। डैश कैंडिडेट, यहाँ पे क्या होगा, अमीर लोगों को बांटना शुरू किया, क्योंकि पहले से कंडीशन क्या है, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको पैसे चाहिए, उसके लिए एक पद क्रिएट करते हैं और उस पद को बेचना शुरू करते हैं। तो किसको पद बेचेंगे, रिच लोगों को बेचेंगे। आगे लिखा है हाउएवर दिस डिसीजन, जो इनका निर्णय था, वाज डैश बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इनके इस डिसीजन को क्या किया होगा, मतलब उनको नहीं अच्छा लगा होगा, क्योंकि हाउएवर लगा हुआ है, तो हाउएवर का मतलब विरोध किया, मतलब नहीं लगा उनको अच्छा, तो ये चीज़ आ जाएगी। चलो भरते हैं। पहला फिलर तो हम लोग भर ही चुके हैं, फिर एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं कि पहले वाले में क्या लगा होगा, हैड इनहेरिटेड, उनको अपने बाप दादा से, अपने बाप से कर्ज मिला था विरासत में, तो इनहेरिट किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला, मतलब फिलर नंबर 2 में यहाँ क्या था, मैंने कहा था कि उनको पैसा बनाना था, पैसा खड़ा करना था। तो अपरेज होगा या रेज होगा, तो अपरेज नहीं होता, पैसा रेज किया जाता है। ठीक है, मनी वगैरह कहीं इकट्ठा करना होता तो रेज द मनी होता है। ठीक है, और लिफ्ट और ब्रिंग मनी नहीं होता, रेज द मनी होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 13 के, मतलब 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 ये रहा आपका फिलर नंबर 3।
यहाँ पे क्या भरना है, ही डैश क्रिएटिंग टाइटल्स ऑफ बैरोनेट, मतलब वो बैरोनेट की टाइटल क्रिएट करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो स्टार्टेड लगेगा। स्टार्टेड होता या फिर बिगेन लिखा होता तब भी सही होता। तो कंटिन्यूड का मतलब क्या हुआ, पहले से चला रहा है, तो ये पहले से नहीं चला आ रहा था ना। अपीयर्ड और वेंचर्ड नहीं होगा, ये क्या होगा, स्टार्टेड होगा। ठीक, वेंचर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि वेंचर्ड होता है ना, किसी कहीं पर निवेश करते हैं जब हम लोग जोखिम उठाते हैं तब। इन्होंने कोई निवेश वगैरह नहीं किया था, बस एक पदवी क्रिएट की और उसको बेचना शुरू कर दिया। तो अब आते हैं हम लोग किसमें, फेलर नंबर 4 में, यानी क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 और फेलर नंबर 4 यहाँ पे। यहाँ क्या लगेगा आपको, ठीक है, तो यहाँ कहा था ना कि उन्होंने पदवी बेचना शुरू किया, तो अमीर लोगों को बेचना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या है, ओपुलेंट मतलब भी अमीर होता है, वेल्दी मतलब भी अमीर होता है, रिसोर्सफुल मतलब भी होता है, साधन संपन्न तो अमीर ही होगा, हेल्दी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब इन तीन में आ जाओ, ओपुलेंट, वेल्दी और रिसोर्सफुल में आ जाओ। तो यहाँ हमको रिसोर्सफुल से लेना देना नहीं है। कभी कभी गरीब आदमी भी रिसोर्सफुल हो सकता है, उसके पास संसाधन होंगे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ रिसोर्सफुल से कोई लेना देना नहीं है, ये हटा दो। तो अब इन दोनों में आ जाओ। ओपुलेंट का मतलब जानते हो, ओपुलेंट अमीर होता है, लेकिन ये जो ओपुलेंट लगाया जाता है ना जब अमीर होने के लिए, तो उस सेंस में लगाया जाता है जैसे किसी आदमी के पास बड़े महंगी महंगी चीज़ें हो, महंगी कारें हो, महंगा मतलब बड़ा घर हो, और इस तरह की चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें वो यूज करता हो। ठीक है, अब ये दिखावे में आ जाता है। जो ओपुलेंट वाला जो होता है वो दिखावे में आ जाता है, और जो वेल्थी हो जाता है वो किस में आ जाता है, उसके पास धन बहुत होता है। ठीक है, अब बड़े घर में रहे चाहे ना रहे, धन बहुत होगा। तो ये जिसके पास धन बहुत होगा, ठीक है, उसको बेचेंगे ना ये पदवी, ये जो बेच रहे हैं। तो ये सारी चौथे नंबर वाला होगा, 5 वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे वेल्थी लगेगा। ठीक, फिर से एक बार बताएं, चलो इस फिलर के लिए क्या लगाना है आपको, वेल्थी लगाना है। तो अब आ जाओ 5वें फिलर के लिए। ये रहा आपका फिलर नंबर 5। यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको क्या किया था, अनएक्सेप्टेड या रिजेक्टेड या अबंडन्ड या बैनिश्ड। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया था इसको। अब आप कहोगे अनएक्सेप्टेड हो जाएगा, तो अनएक्सेप्टेड से ज़्यादा सही क्या होगा, ये होगा रिजेक्टेड होगा। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको सीधे से क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब बैनिश का मतलब क्या होता है, बैनिश मतलब निकाल देना होता है, वो देश वगैरह से निकाला जाता है, तो ये तो लगेगा नहीं। अबंडेंट का मतलब छोड़कर चले जाना, त्याग कर चले जाना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई ऑफर रखें और आप ना माने तो उसको अनएक्सेप्ट करना होता है। जबकि इन्होंने एक मतलब पदवी क्रिएट की थी जिसको पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया था, तो 3rd नंबर वाला लगेगा यहाँ पर सही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया आज सेट नंबर 22 के 25 क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो ये सेशन आप लोगों के साथ थोड़े गैप के बाद में ना, लेकिन डिस्टर्बेंस तो आप लोग देख ही रहे होंगे ना, अभी भी बीच बीच में चल रहा था, वो घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, अब कह नहीं सकते आप लोगों को। मतलब उसमें वीडियो बनाना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मुझे खुद ही बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। लेकिन अब किसी का घर में काम काज हो रहा है तो आप मना तो नहीं कर सकते हैं ना। तो ठीक है, 2 दिन वेट किया, आज कम हो गया, मशीन अंदर की ओर चल रही है तो उतना आवाज़ नहीं आ रही है। काम भर का हो गया, हमारे पढ़ाने भर का हो गया तो पढ़ा लेंगे। ठीक है, इतना भी कोई ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस नहीं है अब। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। इसी तरह से 23rd वाला करना है, तो वेट करिएगा। फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर मिलेंगे। तो इसी चैनल पर कहाँ मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।